जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ 2020 की क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस पेपर से। आई थिंक हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कवर किए, इसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन कवर किए। इस वीडियो में हम सारे रेलेवेंट सवाल कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा फसलें लगाना सेम फील्ड में, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, अल्टरनेट क्रॉपिंग या फिर खरीफ क्रॉपिंग। तो देखिए, आपको ये समझना है कि फील्ड सेम है और फसल की संख्या जो है दो या दो से ज़्यादा है। सो ये क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अलग अलग तरीके के फसलों की लगाने की विधि होती है जिसे क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। और क्रॉपिंग पैटर्न में हम समझेंगे, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो अलग अलग सीज़न होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के, राइट, जिनमें रबी, खरीफ और जायद जो है ये मेनली आते हैं। और इसी के बाद अगर हम टेक्निक की बात करें तो इसमें भी अलग अलग मेथड देखने को मिलेंगे फसलों के लगाने के। तो एग्रीकल्चर का एक वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ चैप्टर 15 इन्वायरमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 8 का है आई थिंक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया गया है। देखिए, मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा फसलें लगाना एक ही साथ एक ही पीस ऑफ लैंड में, तो ये कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्यों? क्योंकि इसमें फसलें मिक्स करके लगाई जाती हैं, जैसे वीट के साथ ग्राम लगा दिया गया, या फिर गेहूं के साथ सरसों, या फिर ग्राउंड नट यानी मूंगफली के साथ सनफ्लावर लगा दिया गया। तो इस तरीके के जब मिक्सिंग वाले फसल लगाए जाते हैं तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज ये जो फेलियर के चांसेस होते हैं क्रॉप के, ये घट जाते हैं। इंटर क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो दो या दो से ज़्यादा क्रॉप साथ में लगाए जाते हैं सेम फील्ड में, और इनका जो पैटर्न है ये बिल्कुल डेफिनिट होता है। लेकिन अगर आप बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग की तो इनमें पैटर्न डेफिनिट नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल लें, अगर हम ये मान लीजिए पीस ऑफ लैंड है, तो अगर यहाँ पे वीट लगाया गया है, फिर कुछ जगहों पे ग्राम देखने को मिलेगा, फिर कहीं पे वीट, कहीं पे ग्राम, इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। लेकिन जब हम इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे तो इनमें रो या कॉलम के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। जैसे वन रो जो है ये लेट सपोज बाजरे का लगा दिया गया, सेकेंड क्रॉप लेट सपोज सोयाबीन का, तो इस तरीके से रो या कॉलम के अकॉर्डिंग लगा दिया जाएगा, तो ये इंटर क्रॉपिंग कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच फ़र्क है। इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और इम्पॉर्टेंट है दोनों के बीच डिफरेंसेस ध्यान रखना। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज इससे होता ये है कि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है या फिर पेस्ट वगैरह से बचना, जो कीट पतंगे लग जाते हैं फसलों में, इनसे बचने में ये काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करता है। एक और टर्म है क्रॉप रोटेशन। तो हमें पता है कि एक पीस ऑफ लैंड में कोई फसल लगाई जाएगी, फिर उस फसल को कटने के बाद दूसरी फसल लगाई जाएगी। तो इस तरीके से जब क्रॉप की जो ग्रोइंग की जाती है अलग अलग क्रॉप्स की एक ही पीस ऑफ लैंड में, तो ये कहलाती है क्रॉप रोटेशन। जनरली फसल लगाने के बाद एक बार दलहनी फसलें लगाई जाती हैं, बिकॉज ये आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, राइजोबियम एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के बारे में। तो फिर क्या है इसका आंसर? देखिए, डिफरेंट रो कहा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंटर क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन अलग चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और सिंगल विथ वन एंड अटैच टू मेनलैंड, यानी जो एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड देखने को मिलता है जो मेनलैंड से अटैच्ड होता है, क्या कहलाता है? सैंड स्पीड, सैंड बार, सैंड ड्यून या तोम्बोलो। सो ये सैंड स्पीड की इमेज है। और सैंड स्पीड क्या होती है? एक लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड देखने को मिलेगी जो कि मेन लैंड से अटैच्ड होती है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे लैंडफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो हमने टॉपिक तो कवर कर लिया, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी इस तरीके के हमें कंपाइल करके कवर करने हैं, तो जल्द ही हम कवर करेंगे। फिलहाल आप लैंडफॉर्म्स NCERT वाली वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज वहाँ से काफ़ी सारे सवाल रिपीट होते हैं। अगर लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं तो 90% चांसेस हैं कि वहाँ से कवर हो जाएंगे। ये सब मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है पुरानी वीडियोस में, देखिए CAPF की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत डिटेल में कोरल रीफ के ऊपर 20-25 सवाल हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकेसिया ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि लॉन्ग सेलो रूट सिस्टम देखने को मिलता है ताकि नमी मिल सके इन पेड़ों को।
दूसरा ये है कि थॉर्नी लीव्स होते हैं यानी कांटेदार पत्ते होते हैं ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है खास करके कैक्टस और इस तरीके के और जीरोफाइटिक प्लांट्स में, कि उनके जो पत्ते होते हैं वो थॉर्नी होते हैं और असल में ये पत्ते ही है जो थॉर्न का रूप ले लेते हैं। क्यों? ताकि मॉइस्चर लॉस से बचा जा सके। अगला ये है कि वाइट क्राउन देखने को मिलता है ताकि फॉलिएज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अकासिया ट्री के बारे में लॉन्ग सेलो रूट देखने को मिलता है, थॉर्नी लीव्स भी होते हैं और बिल्कुल ये भी सही बात है, वाइट क्रोन होता है। सो अगर आपने बबूल के पेड़ को ऑब्जर्व भी किया है या फिर आपने सुना भी होगा बबूल के पेड़ में कांटों के विषय में, तो जब भी कांटों की बात आएगी पेड़ पौधों में तो डेफिनेटली फिर मॉइस्चर लॉस वाली बात देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी जो पॉइंटर हैं वो भी सही हैं। सो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। तो आपने गौर किया होगा लैंग्वेज फैमिली वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सेपरेटली हम इसे कवर करेंगे। हालांकि हरियाणा पीएससी का क्वेश्चन जब मैंने डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया था। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं सही आंसर यहाँ पे इंडो यूरोपियन है, इंडो यूरोपियन का पार्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये 4 मेजर कैटेगरीज में है। तो कौन कौन सी 4 कैटेगरी में से ये नहीं है? कल्टीवेटर, डोमेस्टिक वर्कर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर्स। सो डोमेस्टिक वर्कर्स की कैटेगरी नहीं है, अदर वर्कर्स की देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अगर फूड इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगाना है तो किन गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा? वीट है, पैडी है, टोबैको है, शुगर है। तो देखिए टोबैको को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वीट, पैडी और शुगर को इंक्लूड किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। फैक्चुअल है ये क्वेश्चन, अगर आपने इकोनॉमिक्स में इन कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है तो आसानी से आप ऐसे सवाल कवर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, काफ़ी कंफ्यूजिंग बट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो अगेन ये सुप्रीमेसी ऑफ एनसीईआरटी को स्टैब्लिश करेगा। पूछा जा रहा है कि किन स्टेट में हाई यील्डिंग वैरायटी के जो फूड ग्रेन्स है ये इंट्रोड्यूस किए गए ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के फर्स्ट फेज के रूप में? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये हैं आपके ऑप्शंस। सो ये क्लास 9th एनसीईआरटी है। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन और बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्या बताया गया है कि आज़ादी के बाद जो 75% कंट्री की पॉपुलेशन है ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और इसके बाद आपने हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स के विषय में ज़रूर सुना होगा, HYV जिसे कहते हैं, HYV सीड्स। तो ये फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज़ में, तो फर्स्ट फेज के तहत 1960s में HYV सीड्स का यूज़ देखने को मिला और ये रेस्ट्रिक्टेड थे अफ्लुएंट स्टेट्स में यानी धनी स्टेट्स में, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सो एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग आप देखें तो अभी हमने जैसा कि देखा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब इन स्टेट्स में रेस्ट्रिक्टेड था स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन हुआ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स। बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर डी सही है, यानी पंजाब और हरियाणा। तो पता नहीं क्यों और एनसीईआरटी से क्यों मैच कर रही ये चीज़, बट आंसर मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो आंसर ऑफिशियल डी दिया गया बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा हमने। वैसे भी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आगे हिस्ट्री के सवाल हैं, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। हिस्ट्री की एनालिसिस आप ज़रूर देखिए। इसके बाद पॉलिटी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं है? तो इम्पोर्टेंट मैप, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं और ये सब आसान सवाल होते हैं। अगर आपने मैपिंग अच्छे से कवर की है तो फिर इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। सो नॉर्थ सूडान जो है ये मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट है। अगर आपने मैप का, अगर आपको हल्का भी आइडिया होगा अफ्रीका के मैप का तो काफ़ी आसानी से फिर आप ऐसे आंसर कर लेंगे। इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया हैं और जो नॉर्थ सूडान है ये मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कास्ट लैंडफॉर्म्स जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में? इसका सही आंसर पोलजे है। और पोलजे, उवाला, ये नाम थोड़े अजीब हैं। और लैंडफॉर्म्स के विषय में हालांकि हमने कुछ कवर किया है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, कुछ एक्स्ट्रा लैंडफॉर्म्स भी हमने कवर किए हैं, लेकिन इनको भी हम सेपरेटली अलग से कवर कर लेंगे बहुत ही जल्दी। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहा जाता है? आई थिंक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सीडीएस में भी पूछा गया है।
तो पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहते हैं? ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है क्लास 12th की NCERT, वहाँ पे डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। पोर्ट ऑफ कॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन सी रूट में पड़ता है, जहाँ पे जो सीप हैं ये रिफ्यूलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, फूड आइटम लेने के लिए, इन चीज़ों के लिए एंकर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डिनेंस के प्रमलगेशन से संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेज विच आर ऑफ टेम्पररी ड्यूरेशन। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना, जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए ऑर्डिनेंसेज यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और हमें पता है कि 2 असेंबली के बीच 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 6 महीने प्लस 6 वीक्स, इतने दिनों के भीतर जो है इस जो प्रोमलगेशन हुआ है जिस ऑर्डिनेंस का, उसे रेटिफाई कराना होगा। और हालांकि अगर रीअसेंबली कह दिया जाए तो केवल 6 वीक, यानी रीअसेंबली हुई जैसे ही उसके 6 सप्ताह के भीतर ऑर्डिनेंसेस की रेटिफिकेशन हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम दिए गए और कंट्री आपको मैच करनी है। मिल्पा, लदांग, रोका, मसोले। तो ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये NCERT के अंदर है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं, लदांग मलेशिया में, रोका ब्राज़ील में और मसोले जायरे में। सोर्स क्या है? अगेन NCERT। क्लास 10 NCERT चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं। देखिए, जो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका, मसोले सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में और रे कहते हैं वियतनाम में। ये सभी नाम आपको याद हो जाने चाहिए बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसी तरीके से स्टेट PCS के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र PSC में भी क्वेश्चन आया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ PSC में ही पूछा गया, कई सारे स्टेट PSCs में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले ध्यान रखिए। झारखंड के डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं तो इसे मैंने अलग से मार्क कर दिया, कुरुवा कहते हैं झारखंड में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का तो पता ही है, नाम ही है झूमिंग। और इसके बाद और भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट वाले बता दूं तो मध्य प्रदेश वाला याद होना चाहिए आपको, आंध्र प्रदेश, ये वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट में कुमारी कहते हैं। सो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? अभी हमने मैच किया है, इसे दोबारा मैच कर लेते हैं। 4 3 2 1, सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टाजीना प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्टाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, ये नाम भी अगर आपको पूरा पता है तो देखिए बायोसेफ्टी से संबंधित एक ही ऑप्शन है, बाकी ओजोन से संबंधित है, डेजर्टिफिकेशन से है, UNFCCC से संबंध रखेगा, अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव है, बट डायरेक्टली बायोसेफ्टी की अगर आप बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक वाले आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और इम्पोर्टेंट जो ट्रीटीज़ हुए हैं ये सब आपके ध्यान में होने चाहिए। ट्रांजिशन जोन के बारे में पूछा जा रहा है। ट्रांजिशन जोन जो है वेरीड नेचुरल वेजिटेशन का, जो कि बाउंड्री में ऑक्यूपाई करते हैं, 2 एडजेसेंट बाउंड्री में, ये क्या कहलाते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन, नीच या क्लाइमेक्स? इन्वायरमेंट का बेहद आसान सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया। इकोटोन कहते हैं। तो इकोटोन क्या होता है? वो ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे 2 अलग अलग प्लांट की कम्युनिटीज़ की बाउंड्री जो है वो एडजेसेंट बाउंड्री यानी एक समान बाउंड्री देखने को मिलेगी, तो ये कहलाता है इकोटोन। नीच क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इकोलॉजिकल नीच किसे कहते हैं, बिकॉज ये भी प्रीवियस ईयर का पार्ट है और इन सभी टर्मिनोलॉजी के लिए एक बेसिक एनवायरनमेंट के लेक्चर में कवर करता हूँ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। सक्सेशन और ये क्लाइमेक्स तो बड़ी आसान सी बात है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो एंड कम्युनिटी बनती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे जिन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर है विट्ठल भाई जे पटेल, और ये फादर हैं लौह पुरुष सरदार पटेल जी के। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर से संबंधित आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं लोकसभा के अंदर, बताना है आपको करेक्ट के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये है कि जब लोकसभा की डिसोल्यूशन होती है तो दोनों ही स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो हाउस ऑफ मेंबर है इनसे ये सीज हो जाते हैं।
और दोनों ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपना पद खाली करते हैं लोकसभा के डिसोल्यूशन के टाइम पे। तीसरा कथन ये है कि केवल डिप्टी स्पीकर जो हैं ये अपने ऑफिस को वेकेट करते हैं यानी खाली करते हैं, और स्पीकर वेकेट नहीं करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते हैं जब तक कि फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए डिसोल्यूशन के बाद। तो ये भी आसान क्वेश्चन, बिकॉज देखिए अगेन स्टेटमेंट 2 और 3 क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, और मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जब आ जाए तो एक गलत ही होना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों के बारे में कह दिया गया, दोनों वेकेट नहीं करते हैं, केवल डिप्टी स्पीकर तुरंत ही वेकेट करते हैं, लेकिन स्पीकर तभी वेकेट करते हैं जब नेक्स्ट मीटिंग हो जाती है लोकसभा की, राइट। तो सेकंड गलत है बट थर्ड सही है। फर्स्ट भी देख लेते हैं। हाँ फर्स्ट तो बिल्कुल सही है ना, जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो फिर भंग हो जाने के बाद लोकसभा और लोकसभा में अगर आप देखें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अपने पद को, दोनों ही जो है मेंबर ऑफ द हाउस से सीज हो जाते हैं। तो इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1 और 3 ओनली। ये थोड़ा सो यहाँ पर हमने 94 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर किया है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में 125 तक के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।